प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अतीत में दबे पाँव कंप्लीट किया था और उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर तो कल ही मैंने भेज दिए थे। और आज 2-2 नंबर के जो प्रश्नोत्तर आ सकते हैं, जिनकी संभावना बहुत अधिक होती है, वो भी मैंने आपके पास भेज दिए हैं। उन्हें भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। और ध्यान रहे कि अभ्यास के प्रश्न भले ही पेपर में आए ना आए, क्योंकि वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, लेकिन जो आज प्रश्न भेजे हैं वो बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि पेपर में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं वितान पुस्तक से। हाँ, ये ध्यान रखें कि सेट में मीन्स जो अभी आपके शुरू होने वाले हैं, उनमें 1-1 नंबर के प्रश्न भी पेपर में आ सकते हैं। डायरी के पन्ने और लिखने वाली है एन फ्रैंक। 10वीं क्लास में आपने एन फ्रैंक का चैप्टर इंग्लिश भाषा में पढ़ा है, और यहाँ आप हिंदी में डायरी के पन्ने के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि एन फ्रैंक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि आप समझ सकते हैं कि कितने देश पार करके और आपके देश में उसकी डायरी जो है, उसकी डायरी के पन्ने जो हैं पढ़े जा रहे हैं। तो एन फ्रैंक वास्तव में विशेष लड़के थे। जिस 13-14 साल की लड़की ने इतना कुछ लिख दिया और बिल्कुल एक तरीके से जिसको कह सकते हैं आँखों देखा युद्ध का वर्णन जो है वो कर दिया, वो अपने आप में यूनिक है, बेमिसाल है, बेजोड़ है। हम शुरू करते हैं डायरी के पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942, प्यारी किट्टी। डायरी आपको भी लिखनी चाहिए इसी प्रकार से। आप दिन लिखें, उसकी डेट लिखें और सन लिखें, और जो भी कुछ विशेष हुआ वो आप जो है प्रतिदिन लिखते जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। एक याददाश्त बनी रहती है और महत्वपूर्ण बातें इस बहाने से आप नोट कर जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से वर्षों बीत गए हों, इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। ध्यान रखें, एक नाम आया है किट्टी। एक नाम आपको पता है आ रहा है, और वो कौन सा नाम है? वो है एन फ्रैंक। तो एन फ्रैंक को आप समझ गए कि एन फ्रैंक फाइटर हैं, एन फ्रैंक डायरी की लेखिका हैं। और ये जो किट्टी आया है, किट्टी जो है वो इनकी गुड़िया का नाम है, जो उसको संबोधित करके इन्होंने अपनी डायरी लेखन किया है। प्रश्न आएंगे वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। किसको संबोधित करके लिखी, डायरी लेखन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हुआ, किस कारण से डायरी लिखनी पड़ी, वो सारी बातें जो आपको समझाई जाएंगी। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनते जाएं। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह 2 बार आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि बालकनी में धूप मेलसाई सी बैठी मैं पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट जो है इनकी बहन का नाम है। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। ये वही इमिग्रेशन कैंप है जिसमें से बुलावा आया, बताते हैं इनके पापा का, इनके फादर का। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई है। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर वानदान इनके फादर के अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस में पार्टनर हैं। मैं अवाक रह गई, चुप रह गई। बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी, माँ का वेट कर रही थी, माँ का इंतजार कर रही थी। ये जो यातना शिविर थे, आप ध्यान रखें इसमें कि बताते हैं कि हिटलर जो है पहले जो ईसाइयों को गोलियों से मरवा देता था। वो कहता था कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है और इनकी नस्ल भी ठीक नहीं, इनको ख़त्म कर देंगे और केवल हमारी नस्ल के लोग जो हैं वो संसार पर राज करेंगे। जब उसने देखा कि इससे उसमें जो गोली बारूद है वो काफ़ी खर्च होता है, तो उसने कहा कि गोलियां बर्बाद करना ठीक नहीं है, इनको तो गैस चैम्बर में रोक दिया जाए और वहीं ये सांस घुटने से मर जाएंगे। यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा मर्डर, ज़्यादा मौत उसे अच्छे लगता था। मिस्टर वानदान से पूछने गई हैं कि हम कल की ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ ही रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, चुप। हम आगे की बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं
यहूदी ज्यूज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर का मतलब है ऊपर की ओर उठकर नीचे देखना पड़ता है। क्या पापा आ गए हैं? हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए आया था। मार्गोट के लिए आया था, मीन्स एन फ्रैंक की बहन मार्गोट फ्रैंक के लिए आया था। इस दूसरे सदमे से तो मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय था कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से बेचना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये सवाल थे और मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। प्रश्न आएगा यहाँ से, जब वो अज्ञातवास में जाने वाले थे तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने थैलों में ठूंसी? मार्गोट ने क्या भरी और एन फ्रैंक ने क्या? मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं, स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। बहुत अच्छी बात है, स्मृतियां मतलब यादें। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन किया। क्लीमैन जो शब्द है वो थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, ये गलत लिखा हुआ है क्लीमैन। इसमें क्या होगा, या तो क के साथ जो मात्रा लगी हुई है ये रहेगी और या फिर ल के साथ जो मात्रा लगी हुई है ये रहेगी। यानी कि यदि हम इसको यूं लिखते हैं तो ये क्लीमेन हो गया, ऐसे हो जाएगा क्लीमेन, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो ये आधा क, ल और बड़ी की मात्रा जिसको आप बोलते हैं ये क्लीमेन हो जाएगा। ये दो मात्राएं जो लगी हुई हैं ये गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आ सकता। को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप कौन है? मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गई। स्टॉकिंग्स होती हैं सॉक्स वगैरह। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी को भी खाने की कोई इच्छा नहीं हुई। मौसम भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एक विदुर मिस्टर गोल्ड समडटी शब्द देख लीजिए। ये जो मात्रा है ये ट के लिए है क्योंकि श आधा है, मैं आधा है, ड आधा है, तो मात्रा जाके टिकेगी ट के ऊपर। गोल्ड समडटी को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई धंधा नहीं था, काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वही मंडराता रहा। मिएप और जॉन गीच रात 11 बजे गए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में से थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये रात मेरे लिए अपने बिस्तर में आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर खुली। मार्गोट जो इसकी बहन है उसने उसको जगाया, तब वो उठी। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। फिर दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रहीं। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े पहन लिए थे कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, क्यों ज़्यादा कपड़े पहने थे? आप याद रखें कि बैग में भरने की बजाय उन्होंने कई कपड़े डाल लिए। मीन्स जैसे 5-5 शर्टें पहन ली या 3-3, 4-4 पैंटें डाल ली, सॉक्स डाल ली, ताकि बैग में कपड़ों की जो भीड़ है वो ज़्यादा ना हो और अधिक से अधिक सामान वो अपने साथ ले जा सकें। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी
व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये यहूदी हैं और यहूदियों के ऊपर इन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, 1 ड्रेस और उसके ऊपर 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स मतलब जुराबें, भारी जूते, 1 कैप, 1 स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं कि मुझसे कोई पूछे, बहन कैसा लग रहा है तुम्हें। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएप की निगरानी में अज्ञात जगह जाने के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जो वहाँ बची थी, जो कि एक बिल्ली का नाम है मुर्तजे। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, कौन बचा और उसे किनके पास छोड़ा गया। जिसे मुझे गुड बाय कहना था, हमने गोल्ड समडिटी के लिए जो नोट छोड़ा था उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज़ पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट भी था। मांस मीट उसके लिए रख दिया गया था। ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर आए हैं, लेकिन इम्प्रेशन छोड़ कर जाने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात हमारे लिए मायने नहीं रखती थी। बाकी बात करेंगे कल, ये कहा है एन फ्रैंक ने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी, तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे। शॉपिंग कर लेंगे, लगा देंगे इसके साथ, जो अलग अलग चीज़ों से, अजीब गरीब चीज़ों से ऊपर तक ठूंस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे और आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे और हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। पीला सितारा, हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को, ज्यूज को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान के लिए पीला सितारा जो है वो पहनेंगे। इनको पीला सितारा पहना दिया गया था, एक पीला स्टार पहना दिया गया था। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े रखते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। तो 16 जुलाई निश्चित था, लेकिन मार्गोट के लिए बुलावा आ गया तो 10 दिन पहले ही इनको वहाँ जाना पड़ा। इसका मतलब यह था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, अपना समय गुजारना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, छिपने की जगह क्या थी, अज्ञातवास में कहाँ छिपे। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, अब ठीक लिखा हुआ क्लीमैन, मीएप और 23 वर्ष की टाइपिस्ट जिसका नाम वेप बुस्कोइल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर वोस्कोइल वेप के पिता और 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे, उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम, तल मंजिल ग्राउंड फ्लोर जिसको आप बोलते हैं, काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह हैं, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। चित्र आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मेरे समझ में इतना ज़्यादा नहीं आता, आपको समझ में आए तो आप मुझे भी इसको समझाना कि ये किस प्रकार का अज्ञातवास है, कहाँ वो जा कर के छुपे हुए हैं। गोदाम के दरवाजे से सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियाँ हैं, जीना है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ें तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा, हवादार और खूब रोशनी शब्द पूरा कर लेंगे वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मीएप और मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है।
इस गलियारे के पार एक छोटा सा दमघोटू अंधियारा कमरा है, यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी जाया जा सकता है। पैसेज जिसको इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, हिंदी में गलियारा कहते हैं, रास्ता, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से देखा जा सकता है, खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर है, लिनोलियम का फर्श है जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप हैं, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है, उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है, बाथरूम वगैरह है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामान की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। हम भी नहीं कर सकते। इतना कुछ बता दिया, समझ में बहुत ज़्यादा आता नहीं है ये घर। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है, एक परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के लिए काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना, बाथरूम और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप सीढ़ियाँ चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है, गैस का एक चूल्हा है और एक सिंक है। सिंक आपको पता है किचन में होता है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता है। यह मिस्टर और मिसेज वानदान का बेडरूम है और बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने ही की तरफ वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी हैं। ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने पूरी इमारत की सैर करवा दी। प्रश्न जो है यहाँ से आने की संभावना कम है जो अभी हमने पढ़ा, और कम इसलिए भी है क्योंकि ये ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है कि किस प्रकार से इनका जो भी ये घर है वो बना हुआ है। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, तो लेकिन मैं अभी भी यह सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसन ग्रास्ट के में हमारे पहुंचने पर मियाँ तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल और फिर एनेक्सी में ले आई, अज्ञातवास में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी है और हमारे राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे। बैठक जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, कहीं तिल धरने की जगह भी नहीं थी। पिछली महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात हम अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान पहले हमें सेट करना पड़ता, तभी हम सो सकते थे। तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की हाथ हिलाने की हिम्मत भी नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गईं, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पिता और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर
ढह गई, हम भी लेट गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बहुत बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थे। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मियप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग देखिए अब ठीक है, गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया और सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। देखिए कुछ देशों में क्या सिस्टम होता है कि आपको बिजली का रिचार्ज कराना पड़ता है और उस रिचार्ज के हिसाब से ही जो है आपको बिजली मिलती है। और यदि आपने जितने का रिचार्ज कराया है, यदि आपने उतनी यूज कर लिया तो फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, मतलब लाइट आपकी कट जाती है। और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, नतीजा यह होगा कि अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए 15 दिन के लिए कोई बिजली नहीं, कितना मज़ेदार ख्याल है नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है कि अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजते ही हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक्त हम ऊल जुलूल हरकतें और करके उजाड़ते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंधेरी अंग्रेज़ी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों की रोशनी वाले कमरों में झांकना। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि अंदर लाइट बंद और पर्दे हटा करके दूसरों के घरों में देखा जा सकता है। ये चित्र देखिए, दूरबीन लगा करके दूसरों के घरों में झांकना, ये एन फ्रैंक ने नया काम सीखा था। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, रात का भोजन कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक यानी कि एक डेंटिस्ट जो एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसल, जिनके बारे में कहा गया कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पड़ती है और वे उन्हें बहुत प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं। मिस्टर डसल के बारे में विचार हैं एन फ्रैंक के, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूंकि मुझ अकेली को यह सुख प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि कमेंट किया गया है, यानी कि सुख नहीं बल्कि दुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराज डसल के साथ ये लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ। और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आम तौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, खर दिमाग उल्टे दिमाग की और तुनक मिजाज समझा जाता है, उल्टे स्वभाव की समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वह पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, ध्यान न दूं, न सुनने का नाटक करते रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। वो चुगलखोर भी हैं, चुगली भी करते हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता और उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवाना भेजती हैं, वो बुला लेती हैं। सचमुच मीन मेख निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हों और सारा दिन आपको हर तरफ से धुतकारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। मीन मेख निकालने वाला परिवार, कमियां निकालने वाला परिवार, और आप उसमें यदि सेंटर में हो, केंद्र में हो, तो फिर ये सहन नहीं किया जा सकता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, तो वे इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या फिर रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। जो मैं हूँ या मैं जो होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती।
और इस कमी वाले वक्त में कागज़ को तोड़ मोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को दोबारा से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी तक आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के एन फ्रैंक जो है वो अलग स्वभाव की है, और पूरे परिवार में, और मैं तो कहूँगा दोनों परिवारों में, एक मिस्टर डसल का परिवार और यानी कि वानदान का परिवार, और साथ में जो है फ्रैंक का परिवार, दोनों ही परिवारों में इन 7-8 सदस्यों में ये अलग स्वभाव की है। और अलग स्वभाव की है यानी कि किसी के साथ विचार नहीं मिलते हैं, पटते नहीं है तो फिर क्या करता है व्यक्ति, वही मान लिया किसी की बात किसी को समझ में ना आती हो, कोई उनको ठीक ना मानता हो, तो फिर वो क्या करता है, वो डायरी लेखन शुरू कर देता है। और डायरी लेखन जो है इसीलिए एन फ्रैंक को करना पड़ा, क्योंकि उसके परिवार में कोई भी उसे समझता नहीं था। और बीच में जो है पंक्तियाँ आएंगी भी इसी प्रकार की, जिसमें एन फ्रैंक खुद जो है कहेगी कि काश कोई तो होता जो मुझे समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, लेकिन तलाश जारी रहेगी। तो कोई व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जो इसके विचारों को सुन पाता, इसलिए इसने डायरी लेखन शुरू कर दिया।